तो एक प्रोजेक्ट को करते हैं, उसके बाद वो फ्लो देख लीजिएगा कि कैसे कैसे होता है, तो फिर अपना वही फिर आगे का करिएगा। ये वाला छोटा वाला ही करें या फिर इसमें तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन उसमें है कि सारा इंक्लूड हो जाएगा अगर बड़ा वाला को करते हैं तो। हाँ, लेकिन वो 2-3 दिन लगेगा उसको करेंगे तो, बताकर करेंगे हम तो। इसका नहीं तो फिर एक और तरीका है कि इसको स्टार्ट करके ये 2-3 पेज है क्या? नहीं, ये सिंगल पेज है, होम पेज इतना ही अच्छा, है। मतलब स्क्रॉलिंग है। ये ये सिंगल पेज ही है इतना बड़ा। तो शायद लगता स्क्रॉल करना पड़ेगा विभूति जी आउटपुट के लिए। हाँ, तो स्क्रॉल करना एक नहीं, सिंगल पेज उसको बोलता है ना। देखिए बताते हैं। तो ये देखिए, इसी का स्क्रीनशॉट। सिंगल पेज इसको बोलता है ना कि ये स्क्रॉल करने वाले को मल्टीपल पेज नहीं बोला जाता है, ये तो सिंगल एक ही पेज है, ऊपर नीचे करके ये कर सकता है। और अगर इसमें से और कोई, जैसे कॉन्टेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यूआरएल यहाँ पे चेंज होगा, समझ गया ना, दूसरा पेज खुलेगा, उसको मल्टी पेज बोलता है। ये सिंगल पेज ही है, ऊपर से देखिए यहाँ भी क्लिक कर रहे हैं, प्राइसिंग पे भी क्लिक कर रहे हैं, तो इसी पेज के ऊपर नीचे हो रहा है, इसको सिंगल पेज ही बोलता है। एक HTML का फाइल एक पेज होता है। और दूसरा आपका एग्जाम्पल बताते हैं, ये भी सिंगल पेज है, तो ये आया एक ही पेज के अंदर में नीचे आ रहा है आपका। और जैसे ये है ना, तो ये एक पेज हो गया होम पेज। अभी इस पे क्लिक करेंगे, देखिए अबाउट पे, तो ये दूसरा पेज खुलेगा। देखिए यहाँ पर technicalpts.com/about.php, ये दूसरा HTML का फाइल खुला, ये दूसरा पेज हो गया, तो इसको मल्टी पेज बोला जाता है। और ये आपका एक ही पेज है। ये मत कि मतलब स्क्रॉल करना पड़ रहा है, नीचे जा रहे हैं तो वो मल्टी पेज उसको नहीं बोल सकते। तो ही कह रहे हैं कि इसमें है कुछ नहीं, सेक्शन ही है तो बन जाएगा ये। फिर नहीं, हम सोच रहे हैं क्या किया जाए, ये छोटा वाला को हम बताएं, उसके बाद इसको बनाने के लिए दें, या फिर ये जैसे ये पूरा एकदम जो प्रोफेशनल वेबसाइट होता है ना, एक्चुअल रियल लाइफ वेबसाइट, ये हाँ, उसका ये उसी का उसका है, ये इतना मतलब कि इतना में कवर हो जाएगा आपका सारा चीज। तो सोच रहे हैं कि ये एक बार कर देते हैं, तो फिर मतलब एक स्लोप लेआउट बना सकते हैं। फिर इसी के जैसा और जो सेकंड है वो ये समझिए एक प्रोजेक्ट आपका पूरा ही हो गया, फ्रंट एंड का पूरा हो जाएगा, HTML CSS का प्रोजेक्ट। तो ये भी कर दीजिए, क्योंकि हम लोग तो अपना माइंड से ना करेंगे, एक आपके हम्म आपके थ्रू देखेंगे कि आप रियली में कैसे डेवलप करते हैं। हम्म। ये बात है, तो आप अपने तरीका से करिए तो और बढ़िया रहे। ऐसे तो हम लोग तोड़ मरोड़ के जैसे होता है आउटपुट ला ही देते हैं, लेकिन आप अपने तरीका से कर दीजिएगा, तुरंत देखेंगे कैसे कैसे शॉर्ट यूज तो करते वही हैं। सोच रहे हैं, वो छोटा वाला में करेंगे तो वो पूरा कवर नहीं होगा, छोटा, हाँ छोटा वाला में, हाँ उतना ज्यादा चीजें कवर नहीं होगा। इसी को ही कर। इसको कर देते हैं तो आपका लगभग सारा चीज कवर हो जाएगा। फॉन्ट फॉन्ट लगाने के लिए, फॉन्ट ऑप्शन जो आइकन्स वगैरह लगाने के लिए, नए नेविगेशन वगैरह सारा चीज़, नेविगेशन बार भी है इसमें। नए बार ऊपर नेटवर्क, में है, तो हाँ, वो भी कवर हो जाएगा आपका।
ये हाँ, ऊपर ये नए बार हो गया, फिर फुटर है इधर, ये फुटर है, इस तरीके से। ये लोकेशन भी है लेकिन। हाँ, ये माइक वगैरह लगाने के लिए। हाँ, नहीं इसी को शुभारंभ कर दीजिए श्री गणेशाय नमः। यही वाला बता दीजिए, क्योंकि ये सिंगल पेज है ना, तो हम लोग हम्म को पता नहीं है। हम्म पता नहीं कि सिंगल, जैसे ये सिंगल पेज में कैसे क्या होगा। जैसे उस पर क्लिक कर रहे हैं तो वो ड्रैग हो जा रहा है ना हम्म ऑटोमेटिकली। तो आइडिया नहीं है, बट हाँ ये पता है कि अगर किसी पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज तो खुल जाता है, वो पता है। बट ये वाला आइडिया नहीं है कि कैसे वो अच्छा, वो ऑटोमेटिकली क्लिक करने पर हो। नीचे जा रहा है जो हाँ, जो अपने आप ये ड्रैग स्क्रॉल हो हो रहा रहा है है। मतलब। हम्म हाँ, स्क्रॉल हो जा रहा है वो। तो इसमें ये भी बता दिए, वो सही रहेगा। अब फिर उसके बाद दे दीजिएगा हम लोग को लेआउट बनाने के लिए। जो हम करेंगे। लोग बना लेंगे, बट यही है कि एक ऑप्टिमाइज वे रहना चाहिए कि एसईओ हाँ, फ्रेंडली भी हो। तो एसईओ फ्रेंडली इसका भी। वही इसका एक और चीज कर सकते हैं कि आ, ये कोड करते हैं और उसका कोड जो है ना, अ, अपने पास रखें या फिर सेंड करें, और उसी को सेंड करें या ना करें वो तो बात का चीज है, लेकिन जो आज करेंगे वही चीज आपको प्रैक्टिस करना है, सेम चीज बनाना है अपने तरीके से। हाँ, उतना ही। हाँ, हाँ, आज जितना होगा वो उतना ही बना लेंगे, जितना पार्ट हो उतना सके आपको उतना। बनाना है, क्योंकि पूरा कंप्लीट बनाने में 2 से 3 दिन लगेगा। उतना दिन अगर वेट करिएगा तो फिर भूल जाइएगा चीजें, हाँ, तब प्रोसेस। तो फिर वही हो जाएगा, बात हाँ, सही है। तो इसलिए इसको जितना करते चले जाएंगे, और फिर उसको आप वही सेम चीज को आपको अपने तरीके से करना है। पूरा कोड लिखना, तरीका सेम अपनाइएगा कि हम कैसे कैसे कर रहे हैं, लेकिन अपना कोड लिखना है इसको। हाँ, वो सही तो नहीं है। तो एक उससे क्या एक होगा कि एक वो भी दे दीजिएगा, एक छोटा लेआउट भी कोई दीजिएगा, क्योंकि ये 1 डेढ़ घंटा में तो उतना ही ना बताइएगा जितना हो पाएगा, तो हम्म, उतना तो हो पाएगा नहीं है। हम्म, तो पूरे दिन रहता है। हम्म। तो वो हाँ, हम एक दे दो। देंगे, जैसे ये पूरा आपका इमेज वगैरह जो भी है ना, ये स्क्रीनशॉट वगैरह हम दे देंगे कम्प्लीटली। और आज जो ये है, आज जो करेंगे इसके ऊपर, वो तो पूरा करना ही आपको है। और प्लस आपके हाँ, पास टाइम है, तो या तो इसको आगे कंटिन्यू, अगर प्रोसेस समझ गए हैं तो कंटिन्यू करिए, या तो फिर अलग से छोटा टेम्पलेट दे देंगे उसको करने के लिए। हाँ, हाँ, ये भी बेटर रहेगा। हाँ, तो यही करते हैं कर हम। दीजिए, कर दीजिए। ये बिजनेस वाला है इसको। ऐसा है ना भारती जी, ताकि हम्म, फिर बैकएंड भी सीखे तो इसमें ऐड करके बैकएंड भी कर सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जावा हाँ, स्क्रिप्ट वही वगैरह। मतलब वही वही फिर फ्यूचर देखते हुए, ताकि क्योंकि फिर इसी को आप रिएक्ट में कन्वर्ट, बाद में रिएक्ट में जब रिएक्ट पढ़ेंगे तो इसी टेम्पलेट को रिएक्ट में कन्वर्ट करेंगे कि रिएक्ट हाँ, में कैसे बनाना हाँ, है। हाँ, बस तो आपका मतलब एक पूरा। तरह से फुल वेबसाइट बन सकता है, नहीं कि फ्रंट एंड का ही खाली रहेगा, वही हम बोल रहे हैं। हम्म हाँ, कॉम्पेटिबल हो मतलब। हाँ, हाँ, वही मतलब फ्यूचर में बैकएंड सीखे तो इसमें बैकएंड में भी सारा चीज कर सकते हैं, फुल प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। हम्म, तो थोड़ा थोड़ा भी सही बना हुआ रहेगा तो आगे हेल्प हो जाएगा। ठीक है। और ये कंप्लीट लगभग होने वाला रहेगा, उसके बाद गिट गिटहब पढ़ेंगे, उसके बाद आगे फिर करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट के साथ गिट गिटहब यूज करते जाना है, उसके बाद आगे बढ़। हर एक प्रोजेक्ट में आपका गिट गिट और गिटहब यूज होगा। तो ये एक प्रोजेक्ट होने के बाद गिट गिटहब पढ़ा देंगे, तो अगला जो प्रोजेक्ट बनाइएगा वो साथ में गिट गिटहब यूज करते चले जाना है। ओके। तो इसका पहले इमेज अरेंज कर लेते हैं।
तो ये सारा इमेज, उसका सारा इमेज है। और कुछ तो इसके अंदर नहीं चाहिए हम लोग को। फॉन्ट है तो फॉन्ट गूगल फॉन्ट का यूज कर लेंगे, या फिर इसमें फॉन्ट डाउनलोड करके डाला हुआ है, बस CSS तो चाहिए नहीं, हम लोग अपना लिखेंगे। JS दिखा रहे थे। चलिए इतना हो गया। ये इधर से इमेजेस ले लेते हैं, और हम लोग जिधर डेवलपमेंट करेंगे उधर एक प्रोजेक्ट के अंदर, तो उस प्रोजेक्ट का नाम ही है बिजनेस। तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर बता रहे हो? नहीं, अभी उधर उधर का भी मत देखो। अब हम लोग यहाँ ये मर्न डेवलपर जो है ना, इसके अंदर प्रोजेक्ट्स नाम का फोल्डर बनाया है, जिसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रहेगा, ठीक है। तभी रोबहॉप का करने वाले थे, लेकिन उसको अभी नहीं करके दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस का। ये बिजनेस प्रोजेक्ट का नाम ही है बिजनेस, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस नाम का ये उसको रखा ही है ना। तो अभी इसके अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर बताते हैं, इसको खोलते हैं। तो वो टेम्पलेट को देख के पता चलेगा ना कि उसमें कितने सारे फोल्डर्स, मतलब कितना सारा स्ट्रक्चर चाहिए एक फोल्डर में हाँ, रखने तो के लिए। इमेज को देखकर ही बनाएंगे, ये इमेज को देखकर ही बनाएंगे कि कैसे क्या बनाना है। ये इसको देखेंगे नहीं तो हमें पता कैसे कि हमें क्या रखना है नहीं रखना है। ये बनाता है यूएक्स, ये जो है ना ये इमेज, इसको बनाता है यूएक्स यूआई डिजाइनर, जो हम लोग के पहले काम करता है। फ्रंट एंड डेवलपर के पहले एक यूएक्स यूआई यूएक्स डिजाइनर होता है, जो आपको ये फोटोशॉप या फिर एडोबी एक्सडी में ये चीज बना के देगा। उसको वो जो डिजाइनर होता है ना, वो एक्चुअल डिजाइनर होता है, उसे मालूम होता है कलर्स के बारे में, उसको मालूम होता है कि कैसे कहाँ चीजें क्या रखेंगे तो अच्छा लगेगा चीजें देखने में। ये यूएक्स यूआई डिजाइनर इसको बोलता है। यूएक्स का मतलब होता है यूजर एक्सपीरियंस, और यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस में कि ये इंटरफेस दिख रहा है यूजर के सामने जो दिखता है वो इंटरफेस हो गया। और यूजर एक्सपीरियंस का मतलब होता है ना कि ये ये बटन है, तो बटन का डिजाइन इस तरीके से किया हुआ है कि वो यूजर उसको फील करेगा अच्छा से, उसको अच्छा लग रहा है देखकर, फील कर रहा है। और अगर वो बटन पे क्लिक करे तो और एकदम अच्छे से वो फील करे, वो उसको एक्सपीरियंस कैसा है उसका यूजर का, उसको क्लिक करने पर, उसको ये चीजें इधर स्क्रॉल करने पर, तो उसको एक्सपीरियंस बोला जाता है कि यूजर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वो ये सब चीजें वो डिजाइनर, एक्चुअल जो डिजाइनर होता है वही होता है, यूएक्स डिजाइनर वही डिसाइड करता है ये सब चीज।
उसके बाद वो क्या करता है, ये इमेज बना के दिया, ये फोटोशॉप में या एडोबी एक्सडी में वो बना के देगा, उसको हम लोग को कोड में कन्वर्ट करना है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जो भी यूज करके उसको हम लोग अब उसको एक्चुअल कोड में कन्वर्ट करेंगे, एक्चुअल वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। ये चीज़ें देख देख के उसको डिजाइन करना। तो फिलहाल अभी जैसे ये इमेज के रूप में स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, तो इसमें क्या है कि अच्छा ये कलर है, अब ये कलर पिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक्चुअल यही कलर पिक कर। हाँ, तो वो कलर पिकर यहाँ यूज करेंगे, लेकिन यही चीज एडोबी एक्सडी में अगर बना हुआ रहेगा ना, तो वो एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर अगर खोलोगे तो सिर्फ इस पे क्लिक करोगे तो राइट साइड में वो बता देगा इसका कलर कोड क्या है, पैडिंग मार्जिन बिट हाइट सब वो बता देगा। किसी कंपोनेंट पे क्लिक करोगे उसमें एकदम सेम एक्चुअल वेबसाइट जैसे हम लोग बनाते हैं ना, वैसे ही उसमें बना हुआ रहता है, लेकिन उसमें HTML का कोड नहीं लिखा हुआ रहता, CSS का कोड नहीं लिखा हुआ रहता, वो सिर्फ फोटोशॉप के जैसा रहता है। तो वो जैसे इस पे ले जाओगे एडोबी एक्सडी में, इस पे क्लिक करोगे तो वो बता देगा कि ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, पूरा बता देगा, सब कुछ बता देगा, लेकिन कोड नहीं दे पाएगा, वो कोड उसके अंदर नहीं है। वो ड्रैग एंड ड्रॉप फोटोशॉप के जैसा रहता है, वो बनाता है उसको यूज करके, रेक्टेंगल यूज और कर लिया इसका मतलब जो कोरल ड्रा जैसे कि कोरल ड्रा यूज करते हैं फोटोज के लिए, तो उस तरीके से ये एडोबी एक्स वो बिल्कुल बिल्कुल बताता है ना। बिल्कुल। फोटोशॉप में एक पार्टिकुलर फोटो को एडिट करते हैं, कोरल ड्रा में हाँ, उसको बहुत सारे इमेज फोटो को मिलाकर एक कुछ नया डिजाइन करते हैं, या फिर इलस्ट्रेटर में होता है कि उसमें लोगो डिजाइन होता है, उसमें भी सिंगल ही होता है। कोरल ड्रा में आई थिंक बैनर वगैरह बनता है उसमें, बड़ा बड़ा लगभग बैनर। वही बनता है। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे इमेज मिलाकर एक बैनर बनाया जाता है, लेकिन फोटोशॉप में सिर्फ एक फोटो के ऊपर काम किया जाता है। और एडोबी एक्सडी सारा एडोबी का ही प्रोडक्ट है, और ये एडोबी एक्सडी में ये एप्लीकेशन बनाने का काम, एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस और वेबसाइट का यूजर इंटरफेस बनता है। ऐप का भी जो भी है ना, वो यूएक्स यूआई डिजाइनर पहले उसको डिजाइन करता है एडोबी एक्सडी, और दूसरा एक सॉफ्टवेयर है फिग्मा, तो दोनों में से किसी में वो बनाता है। तो पहले डिजाइन करता है, फिर वो फ्रंट एंड डेवलपर के पास जाता है, और फिर वो उसके बाद वो बैक एंड डेवलपर के पास जाता है, तब फिर जाता है डेवऑप्स के पास जो उसको ऑनलाइन सर्वर पे डालता डिप्लॉय है। करता है। हाँ। तो ये तो अभी फिलहाल के लिए हमें तो अब खुद से निकालना होगा, या फिर अगर इसको कलर पिकर चाहिए, कलर पिक करना है, तो फिर एडोबी फोटोशॉप में भी खोल के इसका वो ले सकते हैं, ये कलर ले सकते हैं, उसमें ओपन करके। और अगर वेबसाइट में अगर एक्चुअल वेबसाइट ही मिल जाए तब तो वहाँ से बहुत चीज़ें कर सकते हो, लेकिन हमें वहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए नहीं करना है। कौन सा ये है, इसमें ये एक्चुअल वेबसाइट है, ये यहाँ पे लिंक देख लो। तो अगर कलर चाहिए तो ये यहाँ पे एक्सटेंशन है मेरे पास, इसका कलर कोड ये है, तो ये सब प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अभी देखते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा ना, लिंक का जरूरत पड़ेगा तो लिंक सेंड कर देंगे, अगर ऐसा लगता है कि नहीं। वो जरूरत पड़ेगा कब, जब रिस्पॉन्सिव बनाना होगा, लेकिन वो भी हम खुद से सोचेंगे कि कैसा रिस्पॉन्सिव में दिखना चाहिए। और जब यूआई यूएक्स डिजाइनर भी देता है ना, तो तीनों का डिसाइड करके देता है, तीनों का स्क्रीनशॉट देगा कि कैसा दिखेगा मोबाइल में, कैसा दिखेगा लैपटॉप में, कैसा डेस्कटॉप में, या फिर कैसा वो टैबलेट में। यहाँ पर एक वो था, जैसे ये एक वेबसाइट है, ये है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट वो देगा। और टैबलेट में अभी टैबलेट के लिए इसी में, तो वो डिजाइन करके इसका भी देगा, उसका भी देगा कि कैसा दिखेगा नहीं दिखेगा। अभी अगर इसका स्क्रीनशॉट निकालेंगे टैबलेट का, टैबलेट को एक चूज कर लेते हैं।
iPad ये टैबलेट में ऐसा दिखेगा। इसका अच्छा, ये टोटली फ्लेक्स से ही बताइएगा ना, या ग्रिड वगैरह भी कुछ? नहीं, फ्लेक्स से हो जाएगा, फ्लेक्स से। रिस्पॉन्सिव के साथ में बनाइएगा। हाँ, रिस्पॉन्सिव भी करेंगे। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट अभी फ्लेक्स सही में। से नहीं आ रहा। तो ये अगर स्क्रीनशॉट इसका सही से आ जाता तो फिर दोनों मोबाइल में कैसा दिखेगा नहीं दिखेगा उसका दे देते हैं, और नहीं तो फिर वो लिंक प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको वो चेक करने के लिए टैबलेट में कैसा दिख रहा है और मोबाइल में कैसा दिख रहा है, क्योंकि आपको बस उसको ऐसे ही करके देख सकते ये मोबाइल में ऐसा दिख रहा है। फिलहाल के लिए लिंक सेंड कर देंगे, डेवलपमेंट थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बाद में थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएगा तो फिर सिर्फ स्क्रीनशॉट देंगे, वहीं से अपना डिसाइड करके करना है मोबाइल में कैसा चलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले तो फाइल स्ट्रक्चर रखते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर इसको हटाते हैं। ये सिर्फ फोल्डर है बिजनेस नाम का, वो प्रोजेक्ट का नाम जो रखें। तो सबसे पहला काम एसेट्स का एक फोल्डर रखेंगे जिसके अंदर बहुत सारे एसेट्स रखाएगा, इमेजेस वगैरह, जेएस का फाइल, सीएसएस का फाइल, जो सारा सब कुछ है एसेट्स का फोल्डर में जाएगा, और एचटीएमएल का फाइल सारा बाहर जाएगा उसके बाहर। तो index.html इसका डिफरेंस मालूम है कि index.html नाम रखने का कोई कारण? एसेट्स जो नाम रखे हो उसमें क्या जरूरी है कि एसेट्स ही रखें, उसके अलावा भी कोई नाम रख सकते हैं कुछ या भी वो? रख सकते हैं। एसेट्स मतलब क्या होता है? एसेट्स बिजनेस के टर्म में एसेट्स का मतलब पता हाँ। है कुछ? हाँ, तो एसेट्स उसी चीज को हम लोग बोलते हैं जो हमारे संपत्ति होता है। तो इस वेबसाइट का, इस प्रोजेक्ट का टोटल संपत्ति उसी के अंदर में रहेगा, एसेट्स नाम के फोल्डर में रहेगा। और index.html नाम रखने का कारण बताते हैं। इस वाले प्रोजेक्ट में ना एक index.html का भी नाम एक फोल्डर होगा, अबाउट पेज के लिए about.html नाम का, और कॉन्टेक्ट के लिए contact.html नाम का। तो अभी फिलहाल ये PHP में है तो .php किया हुआ होगा इसमें। तो तो अगर HTML से बनाएंगे तो .html आ जाएगा। हाँ .html फाइल रहेगा तो इसके अंदर .html स्लैश आ जाएगा, पर वो PHP का बैकएंड का कोड करते हैं तो वो PHP क्यों रखा जाता है वो बात की चीज़ है। अभी फिलहाल स्टैटिक वेबसाइट रहेगा तो .html ही रहेगा। PHP में HTML का कोड लिख सकते हैं इसलिए .php उसको कर देते हैं, लेकिन HTML के फाइल में कुछ और दूसरा कोड नहीं लिख सकते हैं। लेकिन PHP ऐसा प्रोवाइड करता है कि PHP के फाइल में HTML का कोड लिख सकते हैं। तो अभी इस प्रोजेक्ट का वो दिखाते हैं स्ट्रक्चर, इसमें तो डाउनलोडेड नहीं है, इसमें होगा।
तो वो पीटीएस का ये देखो index.html नाम का ये, ठीक है। और ये contact.php, HTML नहीं, PHP। और ये login.html है, ये इसको PHP में नहीं डालें, इसका कोई जरूरत नहीं था कभी नहीं, और वो प्रोजेक्ट के अंदर डाला हुआ ही नहीं, लेकिन फाइल बना कर रखा गया है कि अगर इन फ्यूचर अगर लॉगिन का पेज बनाना होगा तो फिर सिर्फ PHP करके उसके बैकएंड का कोड उसके अंदर लिख देंगे। तो अब अगर कॉन्टेक्ट का पेज खोलते हैं तो /contact.php आ रहा है। अबाउट का पेज खोलते हैं तो about.php आ रहा है, यानी फाइल का नेम आ रहा है। तो इंडेक्स, तो अगर हम index.php में ना होम पेज का वो कोड लिखा हुआ है जो होम पेज दिखता है, तो अगर हम index.php लिखते हैं यहाँ पे, तो ये होम पेज दिख रहा है, ठीक है। अब ये index.php भी लिख रहे हैं तब भी ये पेज आ रहा है, और अगर इसको हटा भी देंगे तब भी ये पेज आ रहा है, वही सेम पेज आ रहा है ना। तो इंडेक्स लिखने का बस इतना ही अंतर है। अगर हम किसी चीज में इंडेक्स लिखेंगे ना तो उसका जो पेरेंट फोल्डर होगा ना वो फोल्डर में सीमित हो जाएगा वो। अगर उस फोल्डर को भी खोलेंगे तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट index.html का फाइल खोलेगा या index.php का फाइल खोलेगा। तो ये इसको खोलेंगे तो यहाँ पर वही है, यहाँ पर सिर्फ टेक्निकल पीटीएस, ये फोल्डर का नाम एक तरह से समझ लीजिए। इसको खोलते हैं तो ऑटोमेटिक index.html या index.php का फाइल खोलता है। अगर index.php का रीनेम करके कुछ और नाम रख दो और अगर ये लिखो तो फिर एरर आ जाएगा। वो कहेगा कि इंडेक्स उसको कुछ बाय डिफॉल्ट फाइल मिल ही नहीं रहा, बाय डिफॉल्ट पेज मिल ही नहीं रहा, तो क्या खोलें। तो उसके लिए आपको नाम देना पड़ेगा कि क्या खोलना है, तो स्लैश देके अगला पेज का नाम, अगला फाइल का नाम देना होगा उसको ओपन करने के लिए। लेकिन अगर कोई फाइल का नाम नहीं दे रहे हैं, बाय डिफॉल्ट खोलना चाहते हैं तो इंडेक्स उसका जिसका भी इंडेक्स रख दे। ये कॉन्टेक्ट वाला है ना contact.php, अगर उसका कॉन्टेक्ट हटा के नाम रख देंगे index.php तो बाय डिफॉल्ट कॉन्टेक्ट पेज को खोलेगा। सिर्फ नाम के वजह से, ये नहीं कि होम पेज है तो ऑटोमेटिक होम पेज खुलता है, ऐसा नहीं। वो जो नाम जिसका index.php रहता है वही बाय डिफॉल्ट खुलता है। तो ये उसका डिफरेंस है। तो अब हम लोग मेन होम पेज का डिजाइन कर रहे हैं तो उसका index.html नाम रखेंगे। एसेट्स अब है इसके अंदर फोल्डर बनाएंगे अलग अलग, ये एसेट्स के अंदर में। तो इमेजेस हमें रखना है, इमेजेस रखने के लिए इमेजेस नाम का एक फोल्डर बनाएंगे। फिर CSS का फाइल होगा बहुत सारा, तो CSS उसके अंदर रखेंगे। ये अभी उसके अंदर कुछ नहीं है ना, तो इस तरीके से दिखा रहा है। अगर यहाँ जाके देखिएगा तो एसेट्स के अंदर में इमेज नाम का फोल्डर, ये बाहर इसके अंदर बन गया, ये बाहर एसेट्स के अंदर में CSS, JS, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट का बहुत सारा फाइल होगा तो उसका JS फोल्डर का नाम रखेंगे। फिर फॉन्ट्स वगैरह है तो फॉन्ट्स डाउनलोड करके लगा सकते हैं या फिर गूगल फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया। और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो तो वो सब चीज़ें मतलब ऐसे करके रखना। तो ये हो गया। अब इमेजेस के अंदर में जो भी इमेजेस यूज करना है वो रखेंगे। तो एक और ये खोल लेते हैं। इस वाले प्रोजेक्ट का फोल्डर खोलें जिसके अंदर सब रखा हुआ। तो ये वाला हम लोग जिसमें काम कर रहे हैं वो है, और वो इधर वो। तो इमेजेस के अंदर में अब इसके अंदर जाकर देखें तो इमेजेस के अंदर में अलग अलग फोल्डर बना हुआ है। या तो सारा इमेजेस उठा के यहाँ पे रख दीजिए एक ही फोल्डर इमेजेस के अंदर में, तो उसमें क्या होगा कि आपका नाम यूनिक रखना पड़ेगा सबका, तभी तो, नहीं तो वो रिप्लेस होगा ना एक दूसरे पर, ओवरलैप हो जाएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा।
तो सारा का इमेज का अलग अलग नाम रख के एक ही फोल्डर के अंदर रख दीजिए, या फिर इस प्रोजेक्ट के अंदर जाके देखिए तो आपको ये चीजें दिखेगा। ये एक सेक्शन है। अभी ये सर्विसेज का सेक्शन है, तो इसमें जो इमेजेस यूज होने वाले हैं 6 इमेज है। तो या तो इमेजेस के अंदर में ये भी इमेजेस रख दें, ये भी रख दें, ये भी रख दें। ये पोर्टफोलियो, ये वर्क का है, वर्क का जो वो करवाया गया, तो ये इमेजेस। तो और इधर टीम का इमेजेस है, तो ये सारा एक ही फोल्डर के अंदर में रख दे इमेजेस। या तो अलग अलग उसको नाम देकर भी रख सकते हैं। अगर बहुत सारा इमेज है, अभी इसी में देखिए ये यहाँ पर टैब है, इस पर क्लिक करिएगा तो और इमेज खुल के दिखेगा। ये टैब क्लिक करिएगा तो और इमेज आएगा। इसके अंदर बहुत सारा इमेजेस है। तो हमें अच्छे से समझने के लिए, हमें समझने में आसानी होगा, उसके लिए हम ये चीजें कर सकते हैं कि उसके अंदर इमेजेस के अंदर में भी अलग अलग फोल्डर बनाएंगे और उसके नाम से उसको रखेंगे कि ये अबाउट का है, ये ब्लॉग का इमेज है, कलेक्शन का इमेज है, पोर्टफोलियो का इमेज है, टीम का इमेज है इसके अंदर। तो इसके अंदर वही किया हुआ है, बस कुछ नहीं। जितना वो अलग अलग डिवाइड करके रखेगा उतना ज्यादा वो आसान लगेगा समझने में। तो सारा को हम ये कॉपी करके इसमें डाल देते हैं, सारा इमेज। अब इसके अंदर क्या है, सिर्फ इमेज है। अबाउट के लिए अबाउट के अंदर में है, ब्लॉग में 4 इमेजेस, अबाउट में एक ही था तो उसमें एक ही है। अभी 4 इमेजेस है। अब देखिए 1 2 3 4 डाला हुआ है। अगर किसी और में भी चले जाइए टीम में तो 1 2 3 टीम 1 टीम 2 डाला हुआ है। अगर 1 2 3 भी इसको रख दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अलग अलग फोल्डर के अंदर में है, तो उतना सोचना नहीं पड़ेगा। और एक ही फोल्डर के अंदर में इसका भी 1 रखिएगा, इसका भी 1 रखिएगा। ऐसे रख सकते हैं क्या? सेम नेम नहीं रख सकते हैं दो इमेज का। तो ये हो गया इमेज का स्ट्रक्चर। और जेएस का होगा तो जेएस का फाइल जो भी बनाना है इसके अंदर बनेगा। और सीएसएस का फाइल, तो सीएसएस में एक स्टाइल, और इधर भी जाइएगा तो अभी सेम चीज आपको मिलेगा। एसेट्स, सीएसएस में कुछ नहीं है, फॉन्ट्स में कुछ नहीं है, इमेजेस में इतना सारा इमेजेस है। तो सीएसएस में एक फाइल बनाएंगे, स्टाइल डॉट सीएसएस। तो अभी फिलहाल के लिए हमें एक index.html, इसमें html लिखेंगे और इसमें css। ये हो गया फाइल का फोल्डर का स्ट्रक्चर। अभी सिंपल प्रोजेक्ट फ्रंट एंड डेवलपर जो इतना कर सकता है इसके लिए, या फिर इसको टोटल को बाहर भी रख सकते हैं। एसेट्स का फोल्डर नहीं बनाना है आपको, तो बाहर रख दीजिए इसको। तो ये हो गया कि और भी चीजें आएगा तो बहुत सारे चीजें एक ही चीज के अंदर में आ जाएगा। इधर भी जाके देखे तो वही चीज मिल जाएगा। बिजनेस के अंदर में बाहर में ये सब कुछ रखा हुआ, और इसी चीज को एसेट्स के अंदर में रख देते हैं, तो स्ट्रक्चर बस अच्छा बन जाता है। कुछ बात नहीं बड़ा, यही धीरे 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 करके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है, तो फिर परेशानी हो जाता है बाद में। इसलिए शुरुआत में ये सब चीजें ऐसे रखते अरेंज करके। इसके अंदर बहुत सारा 10-15 पेज आ जाएगा, तो 10-15 फाइल इसी के अंदर में आ जाएगा, HTML का ही आ जाएगा, तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। एक दिखाए थे ना कल PHP का प्रोजेक्ट, ये देखें इतना सारा फोल्डर इस बाहर में ही आ गया। अब एसेट्स देखिए, एसेट्स का एक ऑलरेडी फोल्डर है, फिर भी बाहर में कितना सारा फोल्डर है। एसेट्स का के अंदर जाइएगा तो ये इतना सारा वो चीज है, CSS फॉन्ट्स, IMG, वही इमेज को IMG रखा गया है। फिर प्लगइन्स है, ये इसके अंदर इतना सारा, उसके अंदर जाके फिर ये है, ये थर्ड पार्टी जो लाइब्रेरी वगैरह यूज करते हैं प्लगइन्स वगैरह, तो उसको प्लगइन्स के नाम को फोल्डर के अंदर रखा गया है। बूटस्ट्रैप वगैरह, बूटस्ट्रैप यूज करने के लिए 3 तरीका है, या तो लिंक से करें या तो फिर उसको फाइल डाउनलोड करके रखें। तो जब फाइल डाउनलोड करके रखिएगा तो फिर यहाँ पर वो चीज़ें करना पड़ेगा। ये अलग उसका नाम रखा है, जिसमें बूटस्ट्रैप वगैरह है। ऑल क्रैजल है, क्रैजल बनाने के लिए आता है।
ये सब चीज़ें देखेंगे सब आगे धीरे-धीरे। बूट स्ट्रैप भी तो रिस्पॉन्सिव ही करता है ना वेबसाइट को। डिजाइन भी कर सकते हैं, बना बनाया बहुत सारे चीज़ उसके अंदर रहता है। अभी बटन बनाना है तो हम खुद से HTML लिखेंगे, बटन टैग लिखेंगे, फिर उसका CSS लिखेंगे डिजाइन करने के लिए। बूटस्ट्रैप बना बनाया क्लास देता है, तो उसके मदद से भी हम बटन बना देंगे। एक क्लास लगाएंगे बटन बन जाएगा, एक क्लास का नाम डालेंगे बटन बन जाएगा। बहुत बड़ा चीज भी नेम बार भी बनाना है ना, तो नेम बार का भी पूरा टेम्पलेट ही दे देता है। हम्म। फूटर बनाना है तो फूटर का पूरा टेम्पलेट दे देता है। तुम यूज किया है क्या मुन्ना? हाँ, तुम यूज किया है? तो पढ़ ही रहा था ये पढ़ ही रहा था। नहीं देखे हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं। ये सब जो सिस्टमेटिक बता रहे हैं वीर भारती जी, बहुत बढ़िया। हम लोग बहेर जैसा बना देते थे, सिर्फ आउटपुट से मतलब रहता था। ये अभी तक सही नहीं हुआ क्या है इसका फॉर्मेटिंग? तो बहुत क्या? परेशान। ये फॉर्मेटिंग इसका ऑटो वाला सही नहीं हुआ क्या? न, आज तो कुछ होमवर्क ही नहीं दिए थे, तो आज तो चेक भी नहीं किए हैं कि वर्क नहीं कर रहा है अभी भी। HTML डॉक लिखिए तो वहाँ पर डॉक लिखकर DOC वर्क एक कर जाएगा। तो क्या हो गया? इससे भी आ रहा है। हाँ आ गया ना। हाँ एक्सप्लेनेशन वाला भी नहीं काम कर रहा। हाँ बट वो अभी भी काम नहीं करेगा। जैसे डिवीजन एक बार में हमको 10 डिव लेना है, वो वगैरह अभी भी वर्क नहीं कर रहा है। अच्छा, ये वाला हम नया देखे थे तो ये वाला वर्क किया। ठीक है। तो पहला है नैब बार, सबसे ऊपर। इसको हेडर भी बोला जाता है और नैब बार भी बोल सकते हैं इसको। तो हेडर में होता है कि बहुत सारे बड़ा किसी चीज में होता है, उसमें सर्च बार वगैरह 2-3 चीज होता है। यहाँ पे एक लाइन होता है ये नई बार के लिए, फिर दूसरा कुछ और सर्च के लिए भी होता है। तो वो टोटल मिला के एक हेडर होता है। और सिंपल इतना है तो सिंपल इसको नई बार बोल सकते हैं। हाँ, और एग्जाम्पल बताते हैं कहीं पर बहुत ज़्यादा चीज़ें होगा तो इसमें है। ये देखें, अभी ये हेडर में इतना है जो कि सब में सेम रहेगा। अदर पेज में भी जाइएगा, कॉन्टेक्ट में भी जाइएगा तो भी ये चीज़ें इतना आएगा। ठीक है, तो ये एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। तो ये टोटल को ना हेडर बोल देंगे, ये टोटल को हेडर। और फिर 2 कहाँ सेक्शन तक इसके को अंदर। बोलेंगे? कहाँ तक को बोलेंगे? होम कॉन्टेक्ट वहाँ तक को? नहीं, इसको ब्रेड क्रम्स बोला जाता है। ये इसमें आ रहा है, इसके होम पेज वाला में नहीं आ रहा होगा, लेकिन होम पेज में नहीं आ रहा ना वो। तो वो यहाँ से समझिए, ये इतना चीजें को हम हेडर बोल देंगे। ठीक है, और इसको फिर इसके अंदर 2 सेक्शन है। तो इसको टॉप में है तो इसको टॉप बार हेडर बोल सकते हैं, टॉप हेडर बोल सकते हैं, या टॉप बार भी बोल सकते हैं। और इसको नई बार बोला जाता है, जिसके अंदर नेविगेशन का जो बटन रहता है ना, उसको नई बार बोला जाता है। तो ये यहाँ से नई बार बोल सकते हैं। पूरा नई बार के अंदर में ही ये भी आ जाएगा, सर्च वाला भी और ये दोनों।
तो ये मैंडेटरी नहीं है कि सर्च नए बार के अंदर में सर्च बार रहेगा या फिर कुछ रहेगा इसके अंदर, इसके जगह पे और कुछ भी रह सकता है, लेकिन नए बार इसको रखा जाता है सिर्फ इसके लिए नाम। नेविगेशन का बटन होता है इसके अंदर। नेविगेशन मतलब नेविगेट करना, करना मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो किसी दूसरे पेज पे जा रहे हैं, उसको नेविगेट करना बोलते हैं। तो ये नए बार हो गया, ये टॉप बार इसको बोल सकते हैं या टॉप हेडर बोलिए इसको, और ये टोटल को हेडर बोलिए। फिर आपका नीचे हो जाएगा फूटर, तो फूटर आपका टोटल हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ब्लैक वाला जो सेक्शन है पूरा फूटर हो गया। ये सारे में कॉमन होगा, और दूसरे पेज में भी जाइएगा तब भी वो मिलेगा, और हेडर भी सेम मिलेगा। दूसरे पेज पे भी जाइएगा तो ये सेम रहेगा, बाकी बीच का कंटेंट चेंज होगा। ये सारे चेंज हो गया, और ये फुटर हेडर सब सेम दोनों में है। ये भी मैंडेटरी नहीं है, आपका जरूरत के हिसाब से होता है। फुटर और हेडर में कुछ ऐसा चीज रखा जाता है जो कि हर एक पेज में आपका जरूरत पड़ेगा। अभी इस पेज में आ गए, इस पेज में आ गए तो आपको होम पेज में जाना है, तो फिर यहाँ पे डालिएगा, या फिर हर एक पेज में डालना होगा, या फिर ऐसा हेडर बना दिए जिसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज रखा जाता है कि हर बार उसको एक्सेस करना है। कोई भी पेज पे हो हमको वो चीज एक्सेस करना पड़ता है। अभी इस पेज पे है, अबाउट में जाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कैटेगरी में जाना या होम पेज में जाना तो यहाँ से ऊपर से एक्सेस कर लेंगे। ये इसलिए इसको हर पेज में रखा जाता है। इस पेज में है कुछ सर्च करना है तो यहाँ से डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, नहीं तो फिर एक पेज में अगर होम पेज में ही सिर्फ रखते हैं हेडर को तो फिर क्या करना पड़ेगा, अभी कॉन्टैक्ट में है सर्च करना है तो हमें फिर होम पेज में जाना होगा, फिर सर्च वाला मिलेगा तो सर्च करेंगे, या सोशल मीडिया में जाना है तो ये जाना। इसलिए हेडर और फुटर में ऐसा चीज रखा जाता है जो हमें बार बार हमें एक्सेस करने की जरूरत पड़ता है, चाहे कोई भी पेज में हो, वो कॉमन चीजें इसमें रखा जाता है। तो ये नए बार बनाने के लिए नए बार बनाते हैं। तो उसको हेडर नाम रख के फिर नए बार बनाते हैं, या फिर नए बार से डायरेक्ट बना सकते हैं। तो नए बार बनाने के लिए नए नैब नाम का एक अलग ही वो आता है। सब कुछ डीप से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से बताते जाएंगे कि उसके लिए अलग वो क्या है, अलग टाइप क्या रखा गया है उसके लिए। ठीक है, इसमें कोई मतलब डिफरेंस वाला चीज नहीं है, वो डीप जैसा काम करता है यही सेम उसी काम करता है। सिर्फ एक और चीज क्या बताया था कि गूगल को बताना है या फिर ब्राउजर को बताना है कि ये नेबर है, तो उसके लिए हम उसका पार्टिकुलर टैग को यूज करेंगे। ये तो और परेशान करता था, कई बार बार कभी कभी खुलता नहीं है जब स्कूल में रहते हैं। शुरुआत में अभी टाइम लगेगा, धीरे धीरे समझते जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार जब ये सब चीजें समझ जाएंगे तो इसको बार बार थोड़ी बताने का रहेगा। फोल्डर स्ट्रक्चर कोड में जो बाय डिफॉल्ट रिदम बनने का दे रहे हैं बस, वो एक बार फ्लो पकड़ेंगे तो सही हो जाएगा। हाँ वही ना, वो सब फाइल स्ट्रक्चर फोल्डर स्ट्रक्चर ये सब थोड़ी बार बार एक बताते रहेंगे, वो सब चीजें हैं। हाँ लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो चीजें चलता रहेगा। वो तो खुद से भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब कैसे क्या फोल्डर में ये इमेज वगैरह डालना है। कोड में जो बाय डिफॉल्ट आ रहा ना उसको एक बार समझा दो ना वीर। अच्छा, ये इसी दिन तो शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ था वीडियो, मेटा ट्रैक के बारे में बताए थे वही ना उसी दिन। तो ये टाइटल है, टाइटल कहाँ दिखता है, यहाँ पे हेड टैग के अंदर में जितना भी चीजें लिखते हैं ना वो
पेज के अंदर में नहीं दिखता, यहाँ पे पेज के अंदर में नहीं दिखता। या तो इंटरनली कुछ काम करवाने के लिए वो रहता है, या फिर ये सिर्फ दिखने वाला चीज जो होता है वही टाइटल ही होता है जो कि ऊपर में दिखता है, ये पेज के अंदर में, बॉडी के अंदर में नहीं दिखेगा। बॉडी टैग जो भी लिखते हैं ना, ये बॉडी वो इतना ही तक है, यहाँ से लेके ये कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक, इतना ही के अंदर में दिखता है। ये बॉडी टैग से इतना बन जाता है। और हेड टैग के अंदर में जो भी लिखते हैं वो इंटरनल इंफॉर्मेशन के लिए लिखते हैं या फिर टाइटल देने के लिए। टाइटल ये है, यहाँ पर दिखता है, तो वो पेज का टाइटल बताता है, ये गूगल को बताने के लिए होता है। ये सब चीजें उस दिन देखे थे। अभी कुछ सर्च करते हैं गूगल में कीवर्ड, वेबसाइट नहीं सर्च किए, कोई कीवर्ड डाले हैं गूगल में, तो यहाँ पे एक वेबसाइट खुल के आया है। ये जो लिखा आ रहा है ना, ये गूगल को कैसे पता कि यहाँ पर क्या लिखा है? वेबसाइट के अंदर में तो बहुत सारे चीजें लिखा हुआ है, तो ये उठाता है टाइटल यहाँ से, जो हम टाइटल टैग में डाले हैं, तो वो गूगल को ही बताने के लिए बताते हैं कि लिखते हैं उसमें कि ये टाइटल है पेज का, इस पेज का हेडिंग डाला हुआ एक तरीके से। और ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में जो डाला हुआ रहता है ये वो उठाता है यहाँ से। और मेटा टैग क्या होता है? किसी भी डेटा के बारे में डेटा लिखना। तो इसके अंदर HTML के अंदर में कुछ डेटा ही लिखते हैं ना, अगर कोई डिप बना रहे हैं या फिर कोई ये जैसे ये है, ये लिख रहे हैं, तो सॉलिड बूटस्ट्रैप 5 इसके बारे में ये लिखा हुआ है, तो ये खुद एक डेटा है। और इस डेटा के बारे में भी हम डेटा लिख सकते हैं, वो किसको बताने के लिए? गूगल को। लेकिन ये जो हम लिखे हैं हमें पता है कि ये बूटस्ट्रैप के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन गूगल को नहीं पता कि ये क्या लिखा हुआ है। तो गूगल को फिर से बताते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इसके बारे में। फिर इसके बारे में हम गूगल को फिर से बताने के लिए मेटा टैग यूज करते हैं। तो मेटा टैग में और भी चीजें होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा ये देखो, तो टाइटल से पेज का टाइटल बता दिए। अब डिस्क्रिप्शन से हम उसको थोड़ा बहुत पेज के बारे, ये तो यहाँ पर जो भी लिखा था वो पेज के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए कि आपका पेज क्या है, उसके बारे में क्या, उसके अंदर क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, सब कुछ गूगल को बताने के लिए। अब इसके अंदर जो भी डालेंगे वो गूगल समझेगा कि अच्छा ये पेज इस बारे में है। तो जो टाइटल में लिखते ये आता है, अभी जो मेटा टैग लगाए वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आता है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन उठाएगा, टोटल में उठाएगा। कीवर्ड फिर यूज होता है, कीवर्ड ये सब जो है ना, कीवर्ड यूज आता है। आज रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए थे? हाँ, रिकॉर्डिंग इसी में मेटा, ये मेटा कीवर्ड हो, कीवर्ड में इसमें डालना होता है छोटा छोटा कीवर्ड गूगल को बताने के लिए। तो मेटा टैग इतना ही है, बाकी इसको समझाने में तो टाइम लग जाएगा, थोड़ा देखते हैं इसको अभी फिलहाल के लिए इतना जानो कि ये रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज होता है। इसको संडे को डॉट सेशन में पूछना, तो कितना भी लंबा जाएगा तो उतना ही होगा। और इसके बारे में शायद आप लोग को भी ये भी बताए थे, लैंग्वेज के भी बारे में बताए थे। लैंग्वेज इंग्लिश होता है इसके लिए, कि इसके अंदर कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया है, इंग्लिश टाइप लैंग्वेज करके, वो हो गया। और ये UTF कैरेक्टर सेट है, जैसे ASCII कैरेक्टर होता है वैसे ही, और यूनिकोड होता है वैसे ही करके, ये एक टाइप का ये कैरेक्टर सेट है जो HTML में यूज होता है, UTF-8 यूज होता है। और ये कुछ नहीं है, ये अगर नहीं भी डालेंगे तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था, अब माइक्रोसॉफ्ट ने वो एज लॉन्च कर दिया है, तो उसको बताने के लिए कि उसके इक्वल टू में एज है अभी, ये सब है, और कुछ ज़्यादा किसी खास नहीं। और यहाँ पर एक और है, आता है उस वाले बॉयलर प्लेट कोड में आता था, डॉक टाइप करके, डॉक टाइप ये था। तो ये शुरुआत में ही एक बार बात किया था कि हम जो HTML का फाइल बनाते हैं वो भी एक डॉक्यूमेंट है, एक तरह का डॉक्यूमेंट है। किस तरह का?
MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो भी एक डॉक्यूमेंट फाइल है, PDF एक डॉक्यूमेंट फाइल है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है ना, वो डॉक्यूमेंट की तरह उसको बोलते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल बोलते हैं। तो इसमें भी तो बहुत सारे टेक्स्ट ही लिखते हैं ना, तो ये कौन सा डॉक्यूमेंट है? तो ये HTML डॉक्यूमेंट है। HTML का डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक टाइप बता रहा है कि डॉक टाइप ये कौन सा टाइप का डॉक्यूमेंट है, तो HTML डॉक्यूमेंट है ये भी ब्राउजर को ही बताने के लिए होता है। ये HTML5 में ये मैंडेटरी कर दिया गया है, मतलब मैंडेटरी नहीं भी डालिएगा तो उतना अथी नहीं है कि पुराने वाला वर्जन भी तो यूज होता ही है ना ब्राउजर में, ऐसा नहीं है। तो HTML5 कहता है कि ये डॉक टाइप ये प्रोड्यूस किया है, बोला कि आपको बताना होगा कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो HTML5 में ही आया था ये। रखिए नहीं रखिए कोई फिलहाल इतना नहीं, लेकिन HTML5 का कुछ चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे ये नए नाम का ये आया है, सेक्शन नाम का टैग आया है, ठीक है। तो ये यूज अगर कर रहे हैं HTML5 का ये टैग है, तब आपको बताना होगा ये कि इसके अंदर HTML का कोड लिखा गया, HTML5 का कोड लिखा हुआ है, ब्राउजर को ये बताना होगा इसके वजह से। तो नेविगेशन है, ये इमेज है कि कुछ टेक्स्ट है? ये तो इमेज होना चाहिए, छोटा सा इमेज होगा, ये तो टेक्स्ट है। बाकी ये कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, फिर ये फॉन्ट और से ये चीजें ला सकते हैं। तो ये खुला क्या? अच्छा इसमें अब स्ट्रक्चर इसका देखते हैं, एक्सरे थोड़ा सा। तो अभी नीचे तो बहुत सारा है, अभी फिलहाल के लिए ये एक सेक्शन तो ऑटोमेटिक ही है, तो सबको दिख रहा होगा कि ये यहाँ से डिवाइडेड है। तो ये एक सेक्शन है, तो हम यहाँ पर 2-3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। या तो फिर इसको अलग ही रख दें इधर, और फिर इसको इधर रख दें, पर बैकग्राउंड कलर से आपको लग रहा होगा कि ये पूरा एक सेक्शन ही है, और फिर उसके अंदर ये फिर ये डिवाइड किया गया, ये अलग, फिर इसको एक अलग, फिर इसके अंदर ये 2 भाग इधर, और फिर इसके अंदर फिर ये हो गया टाइटल, हेडिंग, एक पैराग्राफ, फिर इसके अंदर 2-3 बटन है, तो इसको एक सेक्शन मान एक डिव रख देंगे, फिर एक बटन बनाएंगे, फिर एक छोटा बटन बनाएंगे, फिर एक लिंक बनाएंगे, इसको एंकर टैग, इस पर क्लिक करने के बाद वो होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, इसके लिए रखा गया। और नहीं तो फिर दूसरा तरीका ये कि एक सेक्शन में इसको डिवाइड कर दे, लेकिन बैकग्राउंड कलर दोनों में अलग अलग देना पड़ेगा। इसका बैकग्राउंड कलर दीजिएगा सेम, फिर इसको तो सेम, तो इस तरीके से पूरा एक में आ जाएगा। अगर एक ही सेक्शन के अंदर में सब रख देते हैं तो बैकग्राउंड कलर उस वाले सेक्शन में डालेंगे और ये चला जाएगा। तो ये जो सेक्शन है ना, इसको हीरो सेक्शन बोला जाता है, इसका कोई मतलब कि मैंडेटरी टर्म नहीं है। हीरो सेक्शन बस डेवलपमेंट के टर्म में बोला जाता है, डेवलपर एक दूसरे को समझता है कि हाँ चलो हीरो सेक्शन में। हीरो सेक्शन इसलिए क्योंकि किसी भी पेज का, जैसा ही पेज पे किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो फर्स्ट एक्सप्रेशन इसी पे जाता है, फर्स्ट नज़र इसी पे जाता है। ये यहाँ पे जो बना हुआ रहता है, ये तो दूसरे तरीके से बना हुआ है, लेकिन बहुत सारे वेबसाइट पे आप जाइएगा तो इस तरीके से रहेगा आपका। ये देखिए, ये जो है ना, ये तो सबसे फर्स्ट नज़र जो इसी पे पड़ता है, इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है, ऐसा कुछ दिखाया हुआ आपको रहता है कि जिससे आप अट्रैक्ट हो जाएं, और ताकि आपको आगे भी स्क्रॉल इसको वेबसाइट पर आप टाइम स्पेंड कर सकें। इसलिए हीरो इसको नाम रखा गया है, हीरो सेक्शन इसको नाम रखा गया है, इस पेज का हीरो सेक्शन, कि यही यूजर का वो नज़र वो अट्रैक्ट करता है, उसका अटेंशन अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसको हीरो सेक्शन नाम रखा गया। तो अभी से इसको हीरो सेक्शन के नाम से जानेंगे।
ये सेक्शन बाय सेक्शन है, सेक्शन बाय सेक्शन है। ये सर्विस का सेक्शन है, ये स्टोरी का सेक्शन है। आप अबाउट का सेक्शन समझ लिया, अब स्टोरी बता रहा है मतलब अपने बारे में, तो अबाउट का सेक्शन समझ जाइए इसको। ये वीडियो का सेक्शन है, बक्स का सेक्शन है, ये प्राइसिंग का सेक्शन है, टीम का सेक्शन है, ये इसको न्यूज़लेटर भी बोला जाता है, यहाँ पर न्यूज़लेटर का सेक्शन है। इसको टेस्टिमोनियल का सेक्शन है, ये ब्लॉग्स का सेक्शन है, और ये क्लाइंट्स का सेक्शन है। इसमें क्लाइंट्स के बारे में सब लिखा है, कितना मेरा क्लाइंट है नहीं है उसके बारे में लिखा हुआ है। और ये आपका कॉन्टैक्ट का सेक्शन है, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट आपका पूरा टोटल यहाँ से मैप तक आ जाएगा। कॉन्टैक्ट में ही आता ना किसी मैप का लोकेशन। ये फुटर सेक्शन हो गया, और ऊपर हेडर सेक्शन हो गया, समझ गए। ये सब टर्म थोड़ा सा बस यूज करिएगा बार बार, तब नहीं याद हो जाएगा। तो हीरो सेक्शन के अंदर में ही हेडर को डाल के बनाते हैं, ठीक है। तो उसको अब सेक्शन वाइज सेक्शन डिवाइड करने के लिए एक सेक्शन नाम का टैग डाला दिया गया है, बस डिव के जैसा सेम है, और इसके बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है, डिव के जैसा ही सेम है। तो हम एक सेक्शन बना रहे हैं, टॉप वाला सेक्शन जो हेडर, जिसको हीरो सेक्शन बोला जाता है, उसका नाम रखेंगे हीरो सेक्शन, क्लास नेम। इसके अंदर फिर नेव बार को लाएंगे। हाँ, फिर अलग अलग उसको डिवीजन करते हैं। इसका और एक नए बार भी तो नहीं, नए बार टैग नहीं होता है, नए भी होता है ऐसे, इसीलिए उसको सर्च किया था लेकिन खुल ही नहीं रहा। नेवी होता है, नेवी। हाँ वही, यहाँ से भी देख सकते हैं, पीवी जो यूज करता है, ये नए भी यूज करता है। हाँ वही, ठीक है। तो एक सेक्शन हीरो सेक्शन इसके लिए रख लिए, फिर अब इसको डिवाइड करते हैं, एक पहले इसको बनाते हैं। तो ये हो गया आपका पूरे के लिए एक नए ले लिए हैं। फिर ये लोगो का सेक्शन आ जाएगा, ये लोगो, इधर लोगो रहेगा, और ये आपका जो सारा नैप्स रहेगा, और इधर एक बटन रहेगा। तो इसके अंदर 3 डिवाइडेशन होगा। तो एक होगा लोगो के लिए, डिव के अंदर में ही रखते हैं, उसमें इमेज, और वो एक चीज और देखिएगा कि लोगों पे क्लिक करने के बाद कहीं पे जाता है, वो होम पेज पे ही आता है। ये जो है ना, ये बटन देखिए, यहाँ पर लिंक आ रहा है नीचे, यहाँ पर कॉर्नर पे देखिएगा, अगर वो लिंक रहेगा ना तो उसके अंदर लिंक दिखा देगा कौन सा लिंक लगा हुआ है। ये देखिए नीचे आ रहा है ना ये लिंक, तो होम पेज का ये लिंक डाला हुआ है। इस पे भी ले जाइएगा तब भी देखिए आ रहा है। इसको हटा दिए तो यहाँ पर देखिए ये लिंक आ रहा है नीचे कॉर्नर में, ये भी आ रहा है। तो इसको लोगों को इसलिए रखा जाता है ना यहाँ पर लिंक। एक तो होम पेज सब में ये होम का बटन नहीं रखा हुआ रहता है, तो किसी किसी में होम बटन नहीं रखा हुआ रहता है। तो होम पेज पे जाने के लिए अब मान लीजिए दूसरे पेज पे हैं, और होम बटन नहीं रखा हुआ है, तो होम पेज पे जाना चाहते हैं तो कैसे रखेंगे? बार बार इसको यूआरएल चेंज करेंगे, इसको सबको थोड़ी मालूम रहता है, तो डेवलपर है, आपने तब मालूम है। तो उसके लिए लोगो पे लिंक लगा दिया जाता है, ताकि लोगो पे क्लिक करके वो होम पेज पे जा सके, और उसका वेबसाइट का जो नाम है उस पर भी रखा जाता है। तो दोनों के अंदर में सेम लिंक आ जाए, उसके लिए हम पहले लिंक लगाने के लिए एंकर टैग यूज करते हैं। तो एंकर टैग प्लस
ये एंकर टैग में ए नाम से जो होता है ए टैग होता है, और उसमें उसके अंदर जो लिंक डालना है, जो क्लिक करने पर लिंक जाता है, तो href उसके अंदर यूज होता है। तो फिलहाल के लिए अभी कोई हमें पेज के नाम नहीं दे रहे हैं, अभी कौन सा पेज पे जाना है, तो अभी हैश डाल के छोड़ दिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम दोनों चीज लगाएंगे, इमेज, ये इमेज और ये नाम। तो इमेज के लिए img टैग, img सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, यानी उसके अंदर ये इस तरीके से नहीं होता है। इस तरीके से नहीं होता, ये सेल्फ क्लोजिंग होता है, इसके अंदर क्लोजिंग टैग नहीं लगाया जाता है, जैसे एंकर टैग लिखा है। हाँ, तो ये जैसे देख रहे हैं, एंकर ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, नाइब ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, सेक्शन ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, लेकिन इमेज में नहीं है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इसके अंदर लगाने की जरूरत नहीं। तो पहला एट्रीब्यूट है जो एसआरसी है, जो इमेज का पाथ देना होता है। श्याम ध्यान से देखना, थोड़ा सा उस पाथ में प्रॉब्लम होता है बहुत सारे लोग को, पाथ सेट करने में, उसका इमेज का डालने में। तो पाथ के लिए सिंपल सा है, यहां से हमको समझना है। पहले इधर आ जाते हैं, ये क्या है ऊपर में, इसको ऐसे क्लिक करिए, ये देखिए, ये किसी भी चीज का पाथ है। ई के अंदर में है, ई ड्राइव का नाम है, फिर उसके अंदर एक फोल्डर है, फिर उसके अंदर एक फोल्डर है, फिर उसके अंदर ये फोल्डर है, फिर इसके अंदर वो फोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर में ये सारा चीज रखा हुआ है। फिर इसके अंदर जाइएगा तो एक और ये स्लाइस करके उसका पाथ बन जाएगा, वो फोल्डर का नाम आ जाएगा। फिर इसके अंदर जाइएगा तो ये एसेट्स का बन जाएगा, ये इस तरीके से पाथ बनता जाएगा। फिर इमेज इसके अंदर जाइएगा तो ये हो जाएगा आपका, और आपका था कौन सा इमेज, वो हेडर में होगा, ये हेडर का ये हीरो इमेज, देखिए यहाँ पर हीरो इमेज नाम रखा गया है, यहाँ पर देख रहे हैं क्यों, क्योंकि हीरो सेक्शन में यूज किया। देखिए इसको हीरो इमेज नाम रखते हैं, ये हीरो है क्या, ये लड़की उसी के लिए नाम रखा गया उसको हीरो, ये हीरो सेक्शन में यूज हुआ है वो। तो ये देख रहे हैं पाथ। अब ये पाथ अगर ऐसे कॉपी करिए, ठीक है, इसको बंद करिए, ये क्यों, कहीं भी चले जाइए, डी में है अभी, यहाँ पे रहे डी के अंदर में, यहाँ पे ये ऐसे करिए, ये पाथ डालिए और इंटर करिए, देखिए वहां तक पहुंचा दिया। पाथ यही होता है, पाथ मीन्स रास्ता, वो रास्ता एड्रेस आपको देंगे, उस एड्रेस के थ्रू जाइएगा तो उस जगह पे पहुंच जाइएगा जिसका एड्रेस रहेगा। तो ये एड्रेस की तरह है। अभी इसको यूज किया गया है बैक स्लैश यूज करके, ये विंडो जैसे यूज करता है, लेकिन HTML में या फिर कोई भी कोडिंग प्रोग्रामिंग पाथ डालने के लिए, उसका फाइल का पाथ डालने के लिए स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश उसमें यूज होता है, इसके जगह पे फॉरवर्ड स्लैश हो जाता है। एक और जो तरीका है, एक और चीज है, अभी हम index.html में है, मान ली कि यहाँ पे है, ये जो इसके अंदर डाल रहे हैं ना पाथ, तो फिलहाल हम कहाँ हैं, index.html के अंदर में। अब एसेट्स के अंदर में, इमेजेस के अंदर में, फिर हेडर नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर में वो इमेज है, इसके पास पहुंचना है। तो पहले क्या करना होगा, परजेंट हम कहाँ हैं, परजेंट को बताने के लिए डॉट स्लैश लिखा जाता, अपने जगह से हम स्टार्ट कर रहे हैं, डॉट स्लैश, डॉट सिंगल डॉट मीन्स अपने जगह से, डबल डॉट मीन्स एक पीछे। ये अगर आप डॉस पढ़े होंगे विषय में तो उस समय बताया गया होगा, ये डबल डॉट CD डबल डॉट डालता है तो फिर वो एक फोल्डर पीछे चला जाता है। तो सिंगल डॉट मीन्स हम प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
अब प्रेजेंट से हमें कहाँ जाना है इस कर रहे हैं। तो ये बता रहे थे ना कि आवाज आ रहा है ना। हाँ आ रहा है। हाँ तो ये बता रहे थे कि जिसे यहाँ पे देखिए नीचे कॉर्नर में देखिएगा एक लिंक आएगा। लिंक आता है वो किसी भी कोई अगर लिंक रहेगा ना उस पर होवर करिएगा तो नीचे यहाँ पे बता देगा कि वो उसके अंदर क्या लिंक लगा हुआ है। अगर वो लिंक रहेगा तो वो एंकर टैग रहेगा तो जैसे ये एंकर टैग के अंदर बना हुआ है तो नीचे देखिए लिंक आ रहा है ना। हाँ 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 वो लिंक दिखाता है। तो वही है एचरेफ के अंदर में जो डाला हुआ रहता है ना वो यहाँ पे वो वैल्यू यहाँ पे दिखा देगा कि ये कौन सा लिंक इसके अंदर डाला हुआ है। तो अभी देखिए ये इस पे ले जा रहे हैं तो उस पे भी लिंक डाला हुआ है और इस इमेज पे ले जा रहे हैं तो लोगो पे ले जाते हैं वहां भी दिखा रहा है एक लिंक। यानी ये एंकर टैग के अंदर डाला हुआ है। ये दोनों ही एंकर टैग के अंदर डाला हुआ है। ये क्यों डाला हुआ रहता है ना कि जैसे अगर हम दूसरे पेज पे किसी दूसरे पेज पे होते हैं तो अभी होम पेज का एक बटन डाला हुआ है तो होम पे क्लिक करके होम पर वापस आ जाते हैं। मान ली कॉन्टेक्ट पे हैं तो होम पे क्लिक करेंगे तो होम पेज पे वो ले जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पे होम नाम का बटन नहीं डाला हुआ रहता तो उस केसेस में हम होम पेज पे कैसे जाएंगे। अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट में है या फिर कोई दूसरे पेज में है तो होम पेज पे कैसे जाएंगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है ना लोगो पे ही वो बटन उसके अंदर लिंक डाल दिया जाता है लोगो या फिर वेबसाइट के नेम में। तो उससे क्या होता है कि इस पे क्लिक करके हम होम पेज पे जा सकते हैं। तो ज्यादातर केसेस में जितना भी आप विजिट करिए कोई भी वेबसाइट पे तो वो देखिएगा कि उसमें लिंक लगा हुआ रहेगा। वो होम पेज का लिंक लगा हुआ रहता है उसके अंदर ज्यादातर। तो उसको क्या करते हैं कहीं भी पेज पे है तो ऊपर में हेडर क्योंकि हेडर तो सब में दिखता है ना सारे पेजेस में दिखता है तो हम यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। लोगों पे क्लिक करेंगे वो होम पेज पे पहुंचा देगा। तो वो एक टैग एंकर टैग के अंदर में डाला हुआ है। तो अभी हम पहला पार्ट जो बना रहे हैं इधर ये जो लोगो डालेंगे और वो नेम डालेंगे वेबसाइट का तो उसको एंकर टैग के अंदर में रखेंगे। एंकर टैग ए से डिफाइन होता है ठीक है। उसके अंदर एक एचरेफ नाम का एट्रीब्यूट होता है जो लिंक डालने के काम में आता है। इस एंकर टैग पे क्लिक करेंगे तो कहाँ पे नेविगेट करेगा उसके लिए एचरेफ टैग यूज होता है एट्रीब्यूट हो जाता है उसके अंदर लिंक डालते हैं। तो फिलहाल अभी मेरे पास कोई ऐसा लिंक नहीं है जिसमें नेविगेट करवाएं तो हैश डाल दिए हैं अभी फिलहाल के लिए। ये हो गया। फिर इसके अंदर दो पार्ट हैं। एंकर टैग के अंदर में ये दोनों लेंगे। इसके अंदर दो एक इमेज है और एक नाम है। तो इमेज लेने के लिए img टैग इसके अंदर दो एट्रीब्यूट अभी दिख रहा है बाय डिफॉल्ट और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इधर कुछ नहीं है। इधर अभी कुछ नहीं है लेकिन अगर यहाँ पे देखिए कि नैब का स्टार्टिंग है फिर क्लोजिंग है स्टार्टिंग है फिर क्लोजिंग है लेकिन इमेज का नहीं है। इसको बोला जाता है सेल्फ क्लोजिंग टैग ठीक है। इसको क्लोजिंग टैग इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग जिसके अंदर क्लोजिंग टैग नहीं होता वो सेल्फ क्लोजिंग टैग उसको बोलता है। और दूसरा नाम इसका इम्पटी टैग। इम्पटी टैग इसलिए नाम रखा जाता है कि जैसे डिव है तो डिव है इसके अंदर क्लोजिंग होता है। इसके बीच में हम कुछ डाल सकते हैं टेक्स्ट तो इसके अंदर हम कुछ भर सकते हैं लेकिन इसके अंदर कुछ डाल सकते हैं क्या नहीं। ये इसके अंदर क्लोजिंग है ही नहीं कि बीच में कुछ डाल सकते तो इसको इम्पटी टैग बोला जाता है। ये खाली रहता है इसके अंदर कुछ नहीं होता है। इसको इम्पटी टैग और सेल्फ क्लोजिंग टैग इसको क्लोजिंग टैग बोला जाता है। इसके अंदर दो एट्रीब्यूट है एक src है एक alt है। src क्या करता है वो फाइल का पाथ देना है जो इमेज डिस्प्ले करवा रहा है ना उसका पाथ देना है। और alt टैग क्या करता है जब इमेज लोड नहीं होता है बाय चांस इंटरनेट के वजह से नहीं कुछ और की वजह से तब उसके जगह पे जो alt टैग में कुछ टेक्स्ट डाला जाता है तो उसके जगह पे वो डिस्प्ले होता है। क्या हो गया। अभी पाथ को समझते हैं। पाथ को श्याम थोड़ा पिछला बार भी ये बात बोले थे क्योंकि तो उस समय तो सुने ही नहीं क्योंकि डिस्कनेक्टेड था फिर से बोल रहे हैं
थोड़ा पाथ वाला ध्यान देना, कुछ कुछ लोगों को मतलब कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है पाथ सेट करने में। ठीक है ठीक है। तो पाथ के लिए ये समझ रहे थे कि यहाँ पर देखिए ये विंडोज का फाइल एक्सप्लोरर है, इसके अंदर किसी के अंदर में भी जा रहे हैं तो ऊपर देखिए पाथ बन रहा है। ये अभी इस पर क्लिक करिए, ये स्लैश देकर पाथ बता रहा है। ई ड्राइव का नेम है, फिर उसके अंदर एक फोल्डर है, ये भी डिकोड भी फोल्डर है, फिर मानस्टेक फोल्डर है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, स्लैश करके वो बता रहा है। अब इस CSS के अंदर जाइएगा तो एक और इधर बढ़ जाएगा CSS। अब यहाँ बता रहा है। अब इस फाइल के पास पहुंचना है, इसको कॉपी करिए, इस पाथ को ऊपर से कॉपी करिए और फिर कहीं भी आप रहिए, सी ड्राइव में आप हैं, वो style.css के पास आपको पहुंचना है। ये पाथ डालिए, इंटर करिए, पहुंच गए उस फाइल के पास। पाथ क्या है? एक एड्रेस है, एक रास्ता है जिसके थ्रू हम कहीं पहुंचते हैं। तो हमें भी यहाँ भी वही करना होता है, इस इमेज के पास पहुंचना है। वो इमेज जो है ना हेडर के अंदर में, चल मैं वो इमेज कहाँ होगा, लोगो, अच्छा लोगो है ये, SVG में डाला हुआ है। प्रोजेक्ट बिजनेस एसेट्स इमेजेस, ये लोगो। तो एक्चुअली वो पूरा इमेज ही बना दिया है इसको। SVG भी पढ़ेंगे बाद में, कैसे ये SVG से ये बनाते हैं वो बाद में पढ़ेंगे। तो ये एक तरह ये बस इतना समझिए कि ये इसको इमेज के अंदर में ही बना दिया है। नहीं तो दूसरा तरीका है, और क्या कर सकते थे ना, एक इमेज ये रखते और दूसरा ये टेक्स्ट रखते, दोनों को मिक्स करके एक लोगो बनाते हैं। और नहीं तो फिर अपना एक SVG वो बना के एक इमेज बना दिया इसको। नहीं तो फोटोशॉप में आप बना सकते हैं इस तरीके से, इमेज बना दीजिए, इमेज को ही इंपोर्ट कर दीजिए, जैसे सुविधा हो आपको। फ्रंट एंड डिजाइनर या फिर फ्रंट एंड डेवलपर हैं, जैसे बस यहाँ पे अच्छा दिखना चाहिए इस तरीके से डालना, एक लोगो डालना है, एक इमेज। तो या तो फिर टेक्स्ट डाल के, फोटोशॉप में आपको आसान लगता है कि नहीं हम फोटोशॉप में जल्दी कर सकते हैं, फोटोशॉप आप जानते हैं, तो फोटोशॉप में इस तरीके से ये डिजाइन करिए, एक नाम डालिए और उसको एक इमेज क्रिएट कर लीजिए। इमेज HTML में डालने में आसानी है, इमेज टैग लगाइए और फिर वो डाल दीजिए। या फिर आप चाहते कि नहीं हम खुद उतना अच्छे से हम डिजाइन कर सकते हैं CSS HTML यूज करके कि इसी को हम CSS से भी बना दें, या फिर HTML ये इसको इमेज रखें, इसको टेक्स्ट रखें और फिर इसका फॉन्ट साइज दें, फॉन्ट कलर वगैरह दे के इसको इस तरीके से डिजाइन कर दें। तो वो आप पे डिपेंड करता है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो इस केस में ये इमेज रखा हुआ है SVG इमेज, तो हम SVG को इंपोर्ट कर लेंगे। तो पाथ क्या था कि पाथ डालने के लिए सबसे जो सिंपल तरीका है ना वो देखिए ./ यहाँ से स्टार्ट करना है, कहीं भी जाना है, बैक जाना है, आगे जाना है, कहीं भी जाना है तो यहाँ से स्टार्ट करना है। ./ क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? ये सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट करता है, आप कहाँ हो वो बताता है। फिर यहाँ से कहाँ जाना है, तो इसका नेक्स्ट कहाँ जाना है, आप कहाँ हो, आप index.html में हो। यहाँ से कहाँ जाना है, एसेट्स के अंदर में जाना है, तो ये एसेट्स का फोल्डर का नाम डालेंगे, ठीक है। फिर एसेट्स के अंदर में आप चले गए, अब इसके अंदर हैं, अब इसके अंदर से कहाँ जाना है, इमेजेस के अंदर में जाना है, आपको इमेज चाहिए तो इमेजेस के अंदर जाने के लिए फिर से स्लाइस इमेजेस, ठीक है। अब इमेजेस के अंदर चले गए, अब आपको कहाँ जाना है, तो अब कहीं नहीं जाना, हमको यहीं पर इमेज मिल गया logo.svg। अगर इसी का और अगर हेडर के अंदर रहता तो फिर से स्लाइस हेडर डालते हैं और फिर उसका अब इमेजेस के अंदर आ गए, इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर में ही आपको मिल गया ये logo.svg, फिर उसको डाल दीजिए फाइल का नाम, ये हो गया।
अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। होम, पहले इसको रन करवा लेते हैं। देखिए ये इमेज आ रहा है। अब हम index.html को होम के अंदर में डाल देते हैं। ये देखिए index.html होम के अंदर है। अब हम उस इमेज को लाना चाहते हैं। अभी रिफ्रेश करिए, देखिए तो वो इमेज नहीं आ रहा है। योर फाइल कुड नॉट बी पहले तो फाइल ही नहीं, फाइल को फिर से करना पड़ेगा क्योंकि वो होम के अंदर में चला गया। इसको अंदर फिर से रन करवाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, इमेज नहीं आ रहा, इमेज का पाथ गलत है। आपका इमेज टैग यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर अगर आप इंस्पेक्ट करिए तो इधर देखिए आपको दिख जाएगा इमेज टैग लगा हुआ है। एंकर ये इमेज लगा हुआ है, लेकिन इमेज यहाँ पर नहीं आ रहा है। लेफ्ट साइड में दिखा रहा है इमेज टैग लगा हुआ, लेकिन कुछ आ नहीं रहा, तो कुछ दिखा नहीं रहा है। ये पाथ गलत डाला हुआ है। अब कैसे पाथ डालना है? तो सबसे पहला तरीका डॉट डालिए, ये खुद को रिप्रेजेंट करेगा। हम index.html में, तो index.html में है, यानी index.html कहाँ है? यहाँ, ये यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम एसेट्स में जाना है, तो डायरेक्ट एसेट्स डाल सकते हैं क्या? नहीं, नहीं डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम होम पेज के अंदर हैं, होम फोल्डर के अंदर में हैं। तो पहले होम से बाहर निकलना होगा, तभी तो एसेट्स में जाएंगे। यहाँ से डायरेक्टली एसेट्स में थोड़ी जा सकते, पहले होम से बाहर आना होगा। तो होम से बाहर आने के लिए, किसी भी फोल्डर से बाहर आने के लिए डबल डॉट यूज होता है। एक सिंगल डॉट से खुद को रिप्रेजेंट किए, डबल डॉट से फिर एक बार बाहर आ गए, यानी होम से बाहर आ गए। अब होम से बाहर आ गए, यानी कि बाहर में हम। अब यहाँ से हम कहीं भी जा सकते हैं। तो यहाँ से जाएंगे एसेट्स के अंदर में, फिर एसेट्स के अंदर में जाएंगे तो मिलेगा इतना सारा फोल्डर। इमेजेस मेरा कहाँ है? इमेजेस नाम के फोल्डर में। तो जाएंगे इमेजेस के अंदर में, फिर फाइल का नेम, क्योंकि इमेजेस के अंदर जाइएगा तो आपको फाइल मिल जाएगा, तो फाइल का नेम डाल दीजिए। और अगर और रहता, हेडर के अंदर रहता, तो फिर से स्लैश हेडर, फिर उसका फाइल का नाम डालना। ये हो गया। तो इसको बाहर करते हैं और इसको डिलीट करते हैं, इसका कोई काम नहीं। अभी पाथ देने के लिए खुद को रिप्रेजेंट कर लिए डॉट स्लैश। ये भी नहीं भी दोगे ना तो यहाँ से स्टार्ट करना होगा, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मेरा जो पर्सनल वो है कि हम ऐसे यूज करते हैं। इससे क्या आसानी हो जाता है समझना। खुद को पहले रिप्रेजेंट करेंगे, फिर वहां से कहाँ जाना है? तो एसेट्स के अंदर में जाना है, फिर वहां से जाना है इमेजेस के अंदर में, फिर वहां से जाना है इमेजेस के अंदर में ऑलरेडी लोगो है, तो लोगो डॉट फाइल का नाम फिर डाल देंगे। ये हो गया। अभी देखिए तो इमेज आ रहा है। और अब इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ज्यादातर केसेस में यूएल यूज होता है, ULLI। ये क्या होता है? लिस्ट टैग होता है। यूएल के साथ में LI यूज होता है। LI आइटम्स देने के लिए हो जाता है। यूएल से स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर जो मल्टीपल आइटम्स होता है ना, ये लिस्ट बनाने के काम में आता है। तो अभी कहीं पर बर्ड वगैरह में, तो अभी और इसको एक्सप्लेन करते हैं। अभी होम है, बहुत सारा आइटम्स है इसके अंदर।
होम सर्विसेज पोर्टफोलियो प्राइसिंग टीम कॉन्टैक्ट, होम पोर्टफोलियो होम सर्विसेज है, फिर है तो इसको सर्विसेज, फिर पोर्टफोलियो, फिर है प्राइसिंग टीम कॉन्टैक्ट, प्राइसिंग टीम कॉन्टैक्ट। तो आपका ये लिस्ट बन गया। तो इसके अंदर दो तरीके के लिस्ट होता है, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर मीन्स कि उसमें कोई ऑर्डर नहीं लिखा हुआ रहेगा, और ऑर्डर लिस्ट जैसे ओएल है, इसी का सेम है, आइटम्स उसका सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाता है ओएल ओएल ओएल। तो ये क्या करेगा, ऑर्डर लिस्ट मीन्स कि कुछ ऑर्डर के फॉर्म में बताएगा 1 2 3 है, और इसका बहुत सारा स्टाइलिंग है। तो और भी HTML का टैग पढ़ेंगे तो उसके साथ भी मैं बता देंगे। थोड़ा सा टाइम कम है तो इसको थोड़ा सा 10 मिनट में अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो इससे बनाएंगे, ये अभी कैसे बनेगा वो देखते हैं। फिर इसको बनाने के लिए एक बटन यूज करते हैं, और इस बटन में फिलहाल के लिए क्लिक लिखते हैं। कल इसके जगह पे फॉन्ट ऑप्शन यूज करेंगे, वो 3 लाइन है ना, उसको लाना है उसके जगह पे, तो उसके जगह पे सिर्फ हटा देंगे। अभी फिलहाल ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। इसको एक लाइन में लाएंगे और फिर बीच में लाएंगे, फिर डिजाइन करेंगे, फिर इसको नेबर बनाएंगे, फिर ये करेंगे। तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें, बहुत सारी बेसिक चीज़ें समझे हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। अब कल इसका डिजाइन करने पर अब HTML CSS ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा।